दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अतीत से वर्तमान हमारा पहला चैप्टर होगा। तो सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेंगे। जिसमें पहला चैप्टर है अतीत से वर्तमान, पेज नंबर 1 यहाँ पर साइड में देखिए लिखा हुआ है। तो अतीत के बारे में जानकारी, अतीत के बारे में जानकारी हमें ऐतिहासिक स्रोत से मिलती है। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें हो गया प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत, इसको 3 भागों में बांटा गया। एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा हो गया विदेशी यात्री, जो हमारे देश में विदेशी लोग आए थे उसके द्वारा जो भी लिखा गया है, जो विवरण दिया गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विदेशी यात्री या विवरण। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ें। अगला पॉइंट हमारा है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को 2 भाग में बांटा गया, जिसमें पहला है धार्मिक स्रोत और दूसरा है लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो वेद है, वेद 4 है, तो इसके अंतर्गत जो है साहित्य के बारे में दिया गया है। इसके बाद उपनिषद 12 है, उसमें भी दिया गया है। वेदांग 6 है, ब्रह्म ग्रंथ 7 है, उपवेद 4 है, आरण्यक 6 है, महाकाव्य 2 है। इन सब में जो है दिया गया है। तो क्या दिया गया है? साहित्य स्रोत के बारे में जानकारी। इसके अतिरिक्त देखिए पुराण 18, तो 18 पुराण में दिया गया है। दर्शन 6, उसके बाद मनुस्मृति 6 है। बौद्ध और जैन धर्म के अंतर्गत भी जो है साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, जो हमारे पास यहाँ देखिए इस साइड में लौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अंतर्गत, कहलन का राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान के अंतर्गत शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूत। और आगे बढ़ते हैं, बाणभट्ट का हर्षचरित्र कादम्बरी, इसके अंतर्गत जो है आपको सीखने को मिलेगा। इसके बाद है देखिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हम उसे कहते हैं जो मान लीजिए खुदाई किया गया है, कहीं पर खुदाई करने से जो मिला है। तो क्या सब मिला है? अभिलेख, उसके अंतर्गत सिक्के, मूर्ति, चित्रकला, स्मारक, स्थापत्य आदि से जो है जानकारी मिलती है। इसके साथ विदेशी यात्री या साहित्य का विवरण नीचे दिया गया है, इसको भी आप लोग देखिए। यूनानी जो रोमन लेखक थे वो कौन कौन थे? तो हेरोडोट्स थे, निरकास, अस्टिबुल्स, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस। और इसके बाद जो है चीनी लेखक फहियान, हेनसांग, इतिसिंग, सुंगयुन। इसके बाद जो है अरबी लेखक में कौन? अल सुलेमान, अल बेरूनी, अल मसूदी। और इसके बाद जो है मार्को पोलो और इब्न बतूता। इन्होंने जो है भारतीय इतिहास को लिखा है। भारतीय इतिहास को क्या किया है? इन्होंने लिखा है। इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में केवल इतना ही था। आप लोग को पहला चैप्टर खत्म हो गया, एक चैप्टर जो आप लोग खत्म कर दिए। इसके बाद हम लोग 2 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे यानी पाठ 2, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है? तो दिया हुआ है कितने? 3। कौन कौन? तो पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। जिसमें भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप का निर्धारण 8वीं सदी के पहले यानी 700 से लेकर के 750 ईस्वी तक किया गया है। और इसी के आरंभिक काल को यानी इसके शुरुआती काल को हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद है पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि क्या होता है? तो हाथ से लिखी गई पुस्तक, हाथ से लिखी गई पुस्तक को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। यह जो है हाथ से लिखी गई पुस्तक ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिहार में पांडुलिपि खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में रखा गया है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय गोपालगंज में भी रखा गया है। क्या? तो ये पांडुलिपि। इसके बाद हम लोग अभिलेख क्या होता है?
धातु और पत्थर की सतह पर नुकीली औजारों से लिखी गई संदेश जो होता था उसको हम लोग अभिलेख कहते थे। क्या कहते थे? अभिलेख कहते थे। इसके बाद पुरातात्विक। पुरातात्विक क्या होता है? पुरातात्विक वस्तुओं या जो भी पुरातात्विक वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग पुरातात्विक व्यक्ति या पुरातात्विक विद कहलाता है। ठीक है। इसके बाद मुद्रा शास्त्र क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, उसको हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसके बाद कुछ और फैक्ट लिखे हमने। पुराने सिक्के पर राजा महाराजा या राजकीय चिन्ह, पुराने सिक्के पर राजा महाराजा का राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या लिपि अंकित होती थी। इसके बाद देखिए, खुदाई में मिली वस्तुओं के समय निर्धारण रेडियो कार्बन विधि यानी C14 से किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में तिथियां की गणना ईसा मसीह के जन्म तिथि से किया जाता है। जो आप लोग कहते हो ईस्वी ना, वही ईस्वी की जो है गणना, जो है ईस्वी की गणना ईसा मसीह, जो ईसा मसीह थे उसके जन्म तिथि से किया जाता है। तो चलिए इसका जन्म कब हुआ और इसके बारे में जानकारी। तो इसके बाद है प्राचीन काल में हमारे देश में तिथि की गणना, पहले भी तिथि की गणना होती थी। तो प्राचीन यानी पुराने समय में हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। इसके बाद हम लोग BC और AD के बारे में जानेंगे। तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, नहीं कहते ईस्वी प्राप्त होने से पहले यानी ईसा पूर्व, उसी को हम लोग कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के समय से। तो AD और BC समझ गए। इसके बाद हम लोग भारत को विभाजन को समझते हैं। भारत को भौगोलिक दृष्टि से 4 भाग में बांटा गया। पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का मैदान, और तीसरा है दक्षिण के पठार, और चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान। उत्तर के पर्वतीय तराई क्षेत्र जो होता है, तराई से लेकर के हिमालय के शिखर तक, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं, सिक्किम तक जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जो है ये कहलाते हैं। इसके बाद उत्तरी मैदान, देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, जैसे सिंधु गंगा जमुना क्षेत्र, ये उपजाऊ मिट्टी लाते हैं। इसी के लिए जो है उत्तर का मैदान सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद है दक्षिण के पठार। इसके बाद क्या है? दक्षिण के पठार, नर्मदा, ताप्ती, बिंद, सतपुरा पहाड़ी क्षेत्र जो है दक्षिण के पठार कहलाते हैं। इसके बाद सुदूर दक्षिण के मैदान क्या है? तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो भी नदियां हैं उसके डेल्टा प्रदेश क्या कहलाते हैं? सुदूर दक्षिण के मैदान कहलाते हैं। इसके बाद देखिए दर्रा के बारे में जानेंगे। तो पहाड़ों के बीच का मार्ग, जो रास्ता होता है वो दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। जैसे खैबर, गोबल, बेलन दर्रा द्वारा भारत का संपर्क जो है अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ा रहता था पुराने समय में। इसी के माध्यम से जो है व्यापार किया जाता था, इसी के माध्यम से व्यापार होता था। इसके बाद हम लोग विंध्य पर्वत के बारे में जानेंगे। विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। समझ गए? इसके बाद विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर 300 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का विकास हुआ था। कितना? 3000 साल पहले। क्या है? 3000 साल पहले जो है महापाषाणी संस्कृति का विकास हुआ था। कहाँ? विंध्य पर्वत के दक्षिण में। इसके बाद मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और चावल का उपजाना शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखिए कोल्डिवा के बारे में जानिए। कोल्डिवा और चौपानी में सबसे पहले चावल मिलने का प्रमाण मिला है। यानी कोल्डिवा और चौपानी में सबसे पहले क्या मिला था? चावल मिला था। और कोल्डिवा और चौपानी कहाँ है? तो कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में, और चौपानी कहाँ है? तो पाकिस्तान। इसके बाद मगध साम्राज्य गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ था। तो मगध साम्राज्य कहाँ था? तो गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में
मगध साम्राज्य की फैलाव पहले समय में था। इसके बाद इंडिया शब्द किससे निकला हुआ है? इंड से निकला हुआ है। संस्कृत में इसे हम लोग यानी इंड्स को सिंधु कहते हैं। ईरानियन और यूनानी ने सिंधु को हिंदू, ईरानियन और यूनानी जो व्यक्ति थे उन्होंने सिंधु को हिंदू और इंड्स का और इसके पूर्व में स्थित जो भी भूमि क्षेत्र थे उसको इंडिया कहते थे। वे लोग कौन लोग? तो ईरानी लोग और यूनानी लोग जो भी क्षेत्र थे पूर्व के क्षेत्र में उसको लोग इंडिया कहते थे, तो वहीं से जो है इंडिया का नाम रखा गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फारसी में इसे हिंद या हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति दी गई। मतलब फारसी में इसे हिंद या हिंदुस्तान कहे जाते थे। भारत नामक मानव समूह के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में जो है क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। इसके बाद चलिए प्रश्नों उत्तर को हम लोग क्लियर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? कार्बन 14 पद्धति यानी C14 पद्धति से जो है किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? अभी हमने चैप्टर में पढ़ाया है विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत? तो विंध्य पर्वत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? चावल का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्डिवा जो यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कोल्डिवा से मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करा खाली स्थानों को भरिए यानी खाली स्थान की पूर्ति करें। जिसमें प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कह क्या रहा है? खाली स्थान क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विशाल साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मगध में। और मगध कहाँ है? तो उत्तर भारत के दक्षिण क्षेत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया। अभी हमने तुरंत ऊपर में पढ़ाया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है खाली स्थान ने कुम्हरार नामक की खुदाई करवाई। तो किसने जो है खुदाई करवाई थी? किसका? कुम्हरार नामक का। तो डॉक्टर स्पूनर ने जो है कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आधुनिक काल का प्रारंभ खाली स्थान से हुआ है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं सदी से हुआ है। कब? और 18वीं सदी से हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या? खाली स्थान क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। तो कहाँ पर हुआ? तो विंध्य पर्वत क्षेत्र में जो है महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। यहाँ तक क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा था कि मिलान करें। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, हमने डायरेक्ट मिलान करके आप लोग को आंसर ही बता रहे। तो मिलान करने में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करें खासी। तो खासी क्या थी? खासी एक जनजाति थे। मगध क्या था? तो मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है महापाषाणिक संस्कृति। तो महापाषाणिक संस्कृति जो दक्षिण भारत में था। इसके बाद चौपानी मांडो जो वहाँ से क्या मिला? अनाज का प्रमाण मिला। क्या मिला? चौपानी मांडो से अनाज का प्रमाण मिला था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न ये क्या नंबर है? चैप्टर नंबर 3 क्लियर करेंगे। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो अपने अपने मोबाइल में ये लैपटॉप में जो हो आपके पास उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ने का कोशिश करेंगे।